एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू से कई ऐसे अनसुने किस्से सामने आए जो इससे पहले कभी नहीं सुने गए, जिसकी चर्चा शायद ही कभी हुई हो। 2024 चुनाव के इस फाइनल इंटरव्यू में पीएम मोदी ने उन तमाम सवालों के दो टूक जवाब दिए जो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है मुसलमान का। हर चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी दलों की भागदौड़ देखने को मिलती है और इस बार भी यही दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी और मुसलमान को लेकर एक अलग तरह का नैरेटिव करने की भी कोशिश रहती है। मुसलमानों को लेकर मोदी क्या सोचते हैं, उनकी सरकार का विजन क्या है? अब तक तो मुसलमानों को आपने मोदी के बारे में कहते सुना होगा, लेकिन पहली बार मोदी को मुसलमानों के बारे में खुलकर बोलते हुए एबीपी न्यूज पर देखिए और सुनिए। मुसलमान का भ्रम दूर करने वाला इंटरव्यू। मैं उस दिन बहुत चौंक गया था जिस दिन देश के एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्रियों की लाल किले से बोलने की स्टाइल थी, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा बोलते थे, वर्णन करते थे। मैं हैरान हो जाता था, ये सबका अलग आइडेंटिफिकेशन किसको एड्रेस कर रहे हो तुम? 80-20 की सियासत पर विराम लगाने वाला साक्षात्कार। अब मुझे बताइए, इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया? मुझे बताइए। हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने। क्या मुसलमान पर मोदी ने सर्वे कराया? अहमदाबाद में एक मार्केट है, माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है, वो इतनी भीड़ रहती है और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने एक 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो। मोदी के मॉल में सबका साथ, सबका विकास। एक मेरी योजना है, अगर आप हर राज्य के कैपिटल में एकता मॉल बनाते हैं, एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना है, उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के हर राज्य की हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। मोदी को मजबूर नहीं, मजबूत मुसलमान चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। मोदी और मुसलमान, ये मुद्दा हर चुनाव में ट्रेंड करता है। इस बार तो मुस्लिम आरक्षण पर बयानबाजी से और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री से एबीपी न्यूज का सवाल सीधा था, मोदी के दिल में मुसलमान और मुसलमानों के दिल में मोदी, ये कितना सच है? फिर भी कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को। ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो, देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा, तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले। अब सवाल ये भी था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर सच क्या है, सरकार का मकसद क्या है? क्या मुसलमानों का आरक्षण खत्म होगा या जारी रहेगा? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गूंजा, सारे डाउट्स क्लियर किए गए। भारत की संविधान सभा ने जब संविधान बना, महीनों तक इन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और सहमति से विचार बना कि भारत में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए।
आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को खत्म करने के उनके तौर तरीके हैं। विपक्ष कहता है मोदी आरक्षण संविधान खत्म कर देंगे। बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्षी दलों ने ओबीसी का कोटा कम कर दिया, उसमें मुसलमानों को घुसा दिया। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में ओबीसी कोटे में कटबाजी पर मोदी ने क्या बताया? हम एक बार धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं। अभी भी हम धर्म के आधार पर निर्णय करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? हम ये तनाव क्यों पैदा करते हैं? जस्ट आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो धोखा किया ओबीसी समाज के साथ। टीएमसी ने क्या किया? 77 कम्युनिटीज को रातों रात ओबीसी बना दिया, कोई प्रक्रिया की बिना सर्वे किए। हाँ, कोई प्रक्रिया नहीं की उसके लिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया उन्होंने। एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं। उन्होंने 77 कम्युनिटीज को ओबीसी बना दिया। अब ओबीसी का इतना, मान लीजिए इतना एक केक है आपका जी, अब नए 77 कम्युनिटी आई तो केक का आधे जो गुजर, तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। क्यों? क्योंकि आपके वोट बैंक को दे। कर्नाटका में क्या किया? इन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। मतलब जो ओबीसी के लिए आरक्षण का बल था उसका बड़ा हिस्सा रातों रात आपने लूट लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान प्रेरित बातें हुई थी, जो संसद में चर्चा करके तय हुई थी, अब बैकडोर एंट्री से जिसको मिला है उसे लूट रहे हो, और जो लेने के हकदार है कि नहीं उसकी कोई जांच पड़ताल किए बिना बांटते चले जा रहे हो। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और हमें लेटर एंड स्पिरिट में अब ज़्यादा जिम्मेवारी से इसको पालन करना चाहिए। उस समय इतना गंभीर था मामला, आज तो ज़्यादा गंभीर है। इस चुनाव में विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयानों को मुद्दा बनाया, मंगलसूत्र, घुसपैठिया वाली बातें उठाई। क्या मोदी को इससे फर्क पड़ता है? क्या मुसलमान सिर्फ ध्रुवीकरण और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? मैं अपना गुजरात का एक अनुभव बताता हूँ। अहमदाबाद में एक मार्केट है, माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। कोई इतनी भीड़ रहती है, अब साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल हाथ में लेकर के नहीं जा सकते, पैदल भी चलना है तो आपको पार करते करते 15-20 मिनट लग जाएगी जी। और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो, खरीद करने जाओ कभी, क्यों चाचा दिवाली कैसी है? तो जवाब क्या आते थे? है अरे भाई बहुत अच्छी दिवाली। फिर चिढ़ाओ जरा, अरे ये राक्षस बैठा है और तुम्हारी दिवाली ठीक है, मोदी बैठा है यहाँ, तुम क्या बात करते हो? मोदी के खिलाफ मत बोलो, इसकी माँ को पता चलेगा ना मुझे हमको खाना नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों? बोले ये मेरा लड़का कभी दुकान नहीं आता था, ये मोदी है ना, बोले रेगुलर दुकान आता है। बोले पहले ये भटकता था, ये बोले ये बच्चा है ना, बोले छुट्टियाँ है तो आया है, पढ़ता है, बोले पहले पढ़ता नहीं था। तो सब तो उसकी माँ इतनी खुश है मोदी पर, इतने अच्छे सब उनके पास हाथ में इतनी अच्छा बढ़िया स्किल है जी। हम इसको ताकत दें, देश का भला होगा। हम ही उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमारी राजनीति करने के लिए। उनको उनके नसीब पर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये जो उनके ठेकेदार बने हुए हैं ना, अब मुझे बताइए इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया मुझे बताइए? हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने हैं। बाकी सब ये हिंदू लीडरों ने बिन साहब का चोला पहन करके इनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब ये मुसलमान समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों से भेदभाव होता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। ऐसा है क्या? एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ सर, तो मैंने क्या कहा?
मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। हो सकता है किसी को जनवरी में मिलेगा, किसी को मार्च में मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सामाजिक न्याय की गारंटी है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं है जी, मेरी हर चीज में वो प्रैक्टिस है, हर चीज में। अब देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी, 38 लाख करोड़ रुपीस हमने डीबीटी किया है। 38 लाख करोड़। अगर राजीव गांधी के हिसाब से मैं देखूं 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, तो 38 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ करीब करीब गबन हो गया होता, किसी पंजे ने मार लिया होता। आज 38 लाख करोड़ उसको पहुंचा है। आप इंस्टाग्राम पर अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यकों पर अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी। ये साफ कर दिया कि देश की तरक्की में जितना हिस्सा बहुसंख्यकों का है, उतना ही अल्पसंख्यकों का भी है। एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्रह्मोस का भी जिक्र आया। 3 दिन पहले ही ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर यूपीए 2 की सरकारी सुस्ती पर एबीपी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे खुलासे को रिपोस्ट किया, उस पर रिएक्ट किया। इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस का जिक्र फिर से सामने आया। प्रधानमंत्री ने खबर को लेकर, इसके पहलुओं को लेकर विस्तार से चर्चा की और इसके साथ ही ब्रह्मोस की फाइल अटकाने वालों पर भी बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री की लिस्ट में 100 नाम किसके हैं? मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता। ब्रह्मोस फाइल किसने अटकाई? प्रधानमंत्री ने पूरी बात बताई। हमारे देश के अंदर विदेशों से इंपोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का बना था। पीएम को किसकी फिक्र? ब्रह्मोस का क्यों जिक्र? आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता। पहले की सरकार में नीतियों को अटकाने, लटकाने, खटकाने का काम होता। एबीपी न्यूज आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। मेरे पास वो दस्तावेज हैं, वो लेटर्स हैं जिसके सामने आने से पता चला कि पिछली यूपीए सरकार में ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेट खड़ा किया गया था। तारीख थी 24 मई। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पर सबसे बड़ा खुलासा किया। एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया। 2009 से 2014 यानी यूपीए 2 के शासन में ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर सरकारी सुस्ती की पोल खोलने वाले इस धमाकेदार एक्सपोज की गूंज प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इसके लिए एबीपी न्यूज की खुलकर तारीफ की। पहले तो मैं एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया। ये बहुत ही गंभीर विषय और बड़े अच्छे ढंग से आपकी जिसने भी रिसर्च किया है, अब ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर विदेशों से इंपोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का बना था, इसलिए हमारी सेना कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाई। पीएम मोदी ने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट की राह में रोड़े अटकाने वालों को उजागर भी किया और देश को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर भी सामने रख दी। ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। खैर, मेरा कारखाने का अलग है, तो अब अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम सप्लाई करने के लिए अपनी स्थिति भी बना रहे हैं। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की पॉलिसी क्लियर होती तो देश को बरसों तक आर्थिक नुकसान न उठाना पड़ता। तो
ऐसे इक्विपमेंट का गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट के बिना एंड गवर्नमेंट क्लियरेंस के बिना एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। वो हमें स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जैसे ही हम एक एक्सपोर्ट स्टेटस में, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी में इस इक्विपमेंट में आए, उससे ये पहले हो सकता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति तरक्की की राह आसान बनाती है और तरक्की का एक रास्ता निर्यात से भी निकलता है। मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता हूँ कि ये 100 चीज़ें अब इम्पोर्ट नहीं होगी जी। अगले साल दूसरी 100, अब तक शायद 300 पर पहुँच चुका हूँ मैं, तो उससे भी ज़्यादा पहुँचा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है वो। बिल्कुल वो इंडिया से ही लेनी पड़ेगी। इसी का इंडिया में मैन्युफैक्चर को विश्वास है, अब तो ये हमारा बिकने ही वाला है, तो वो भी बनाने लगा। जब बनाता है तो वो भी क्वालिटी बना, बनाने वालों की कंपटीशन बढ़ी, पहले 5 बनाते थे, 8 बना रहे। तो यानी देश को आज हम 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है जी। इसका मतलब हुआ कि भारत में सामर्थ्य है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। देश की रक्षा करने वाली ब्रह्मोस इसमें भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में अनुच्छेद 370 को हटाने का जिक्र करती है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह, सब चुनावी रैली में इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन इस बार बातचीत कश्मीर के वोटिंग पैटर्न को लेकर भी हो रही है। कश्मीरियत की कसौटी पर मोदी का फैसला लोगों के बीच है, उसका एनालिसिस होता रहेगा। लेकिन सवाल है कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरह वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस तरह कई जगहों पर ऐतिहासिक वोटिंग हुई, वो मोदी सरकार के लिए क्या मायने रखता है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से इसे लेकर भी सवाल पूछा गया। मुझे खुशी है कि कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के लिए मतदान किया है और देश के लिए मतदान किया। ठीक है, हम तो वहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन 60% वोटिंग होना मतलब मेरे संविधान को उन्होंने माथे पर लेकर के वो नाच रहे हैं। मैं इसका अर्थ ये निकालता हूँ, मेरे देश के तिरंगे झंडे का सम्मान करें। आज लाल चौक में जाए, एक ज़माना था मुझे लाल चौक में तिरंगा झंडा चलाने के लिए भगाया, और उस दिन मेरा बयान था, मैंने कहा हिंदुस्तान का तिरंगा चढ़ता है, जब फहरता है तो हिंदुस्तान की तोपें गरजती हैं। आज मैंने कहा जब मैं लाल किले में तिरंगा झंडा फहरा रहा हूँ तो पाकिस्तान की तोपें गरज रही है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी गोलियाँ चला रहे थे जब हम कर रहे थे। तो और उस समय हमारे एक हवाई जहाज़ को भी डैमेज हुआ था, तो बीबीसी ने रिपोर्ट किया था उसको। ये मार्क टोली था उस दिन, वो श्रीनगर में थे। कहने का मतलब ये है कि एक लंबी यात्रा मेरी रही है, व्यक्तिगत भी, और बहुत ही निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कश्मीर में बहुत पोटेंशियल स्पोर्ट्स में है। एक बच्ची, शायद कभी आप लोग उसको आजकल का है मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर मारती थी। एक बार मैंने टीवी पर देखा, ये बच्चे में इतनी ताकत है, पत्थर इतना दूर जाता है इसका। तो मैं कहा ढूंढो उसको, मैं उसको ले आया। आज वो इतनी बढ़िया प्लेयर बन गई है, देश की नेशनल प्लेयर बन गई है। 1 जून को लास्ट राउंड की वोटिंग से कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी एक अनोखी यात्रा पर जाने वाले हैं। 30, 31 मई और 1 जून तक नरेंद्र मोदी आध्यात्म की उस यात्रा पर निकलेंगे जिसका इतिहास भारत और सनातन दोनों के गौरव से जुड़ा है। देखिए 4 जून से पहले नरेंद्र मोदी की एकांत साधना पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया के मानचित्र पर अंकित और भारत का गौरव बनकर जीवित इस पौराणिक पहचान को जानते हैं आप। यहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इस अलौकिक त्रिवेणी का नाम है कन्याकुमारी। तीस मई को चुनाव प्रचार समेत अपनी बाकी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। 3 दिन यहीं रुकेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे और ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। ध्यान मंडपम वही जगह है जहां करीब 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि 1893 में न्यूयॉर्क में हुए ऐतिहासिक धर्म सम्मेलन में जाने से पहले विवेकानंद को कन्याकुमारी में ही ज्ञान मिला था।
लहरों की गर्जना के बीच इसी जगह विवेकानंद को यह पता चला कि जीवन का मूल क्या है और विश्व कल्याण का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो देश भारत है। पूरे विश्व के मानस पटल पर भारत के कार्यों के द्वारा भारत की अपना दमखम और विश्व में 5वीं इकोनॉमी के रूप में खड़ा करना, विश्व में अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे बड़े राष्ट्रों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करके उनके सामने अपनी शक्ति को दिखाना, यह साबित करता है सनातन धर्म की ऊर्जा, सनातन धर्म की शक्ति। नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो सनातन धर्म का परचम लहरा करके उन्होंने यूएई में एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब सवाल है कि अंतिम चरण के मतदान और चुनाव नतीजे आने से पहले मोदी का कन्याकुमारी जाना, ध्यान लगाना क्या मैसेज देता है? अब की बार प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। कन्याकुमारी भारत का एकदम अंतिम छोर है, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं यह बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री ये मानते हैं, 140 करोड़ की जनता ये मानती है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो एकता के सूत्र में बांधने के लिए, ताकि कहीं किसी स्टेट के लोगों को ऐसा ना लगे कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये भारत के ऊपर सभी लोगों का लगाव है। यहाँ के 140 करोड़ की जनसंख्या, जो एकता की बात हम करते हैं ना कि अनेकता में एकता, वो यही तो है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक जो है पूरा का पूरा भारत एक है। तो कन्याकुमारी में ध्यान लगाने का केवल एक ही मैसेज है कि संपूर्ण भारत एक है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति के दर्शन में आध्यात्म के प्रदर्शन पर कभी कोई संकोच नहीं किया। 2 दशक से ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक जीवन इसी का जीवंत प्रमाण है। तो क्या 2014 से 2024 तक मोदी को अपने चक्रवर्ती प्लान पर यकीन था, या फिर यह मोदी का तात्कालिक निर्णय है? इस पर बहस तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी का ये ध्यान प्रवास विवेकानंद नाम के उस महायोगी को नमन है जिसने गुलाम देश को विश्व गुरु बनने का यकीन दिलाया था। नरेंद्र मोदी की अब तक की जो यात्रा रही है उसके मूल में 2 चीजें हैं, आध्यात्म और राष्ट्रवाद। सबका साथ, सबका विकास का संकल्प और गुजरात मॉडल वाली विकास पुरुष की छवि भी इसीलिए बन पाई क्योंकि आध्यात्म और राष्ट्रवाद का निचोड़ ही यही है। विश्व कल्याण से जुड़ा यह दर्शन नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद को पढ़कर हासिल किया है। 11 जनवरी 2014 गांधीनगर, गुजरात। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से एक दिन पहले गुजरात की राजधानी में विराट आयोजन था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट। इस महाआयोजन का पोस्टर बता रहा था कि बीजेपी के लिए दोनों नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है। 10 साल पहले ही बीजेपी ने ये संकेत दे दिए थे कि नरेंद्र मोदी के शासन में विवेकानंद का विजन शामिल होगा, और इस संकेत को शब्द दिया नरेंद्र मोदी ने। सुनिए। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो निकोला टेस्ला से उनकी मुलाकात हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने टेस्ला को जब उपनिषदों के ज्ञान, वेदांत की ब्रह्मांड व्याख्या के बारे में बताया था तो वो हतप्रत थे। आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्दों से ब्रह्मांड की जैसी गहरी चर्चा उपनिषदों में की गई है। टेस्ला ने कहा कि वो इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में गणितीय समीकरणों में लेकर के आएंगे। उन्हें लगा था कि वो इस ज्ञान से विज्ञान की सबसे गूढ़ पहलियों को सुलझा सकते हैं।
इसके बाद अनगिनत मौकों पर नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को कोट किया। कई इंटरव्यू में यह बताया कि उन पर विवेकानंद की गहरी छाप है। विवेकानंद के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बात नरेंद्र मोदी ने किस्से, कहानियों और दस्तावेजों से जानी है। આ વિવેકાનંદજીના સમર્પણને કારણે આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે વિવેકાનંદજી જે ગુરુ પાસેથી એમણે દીક્ષા લીધી એ જગતની અંદર મહાન થઈ શક્યા હતા। आज जब राजनीति के मैदान के इस अजय योद्धा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है, तो बड़ी निर्भीकता से ये परीक्षार्थी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है।